लेक्टिन पाथवे, ठीक है। इसको हम पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये क्लासिक से मिलता जुलता है, अल्टरनेटिव एक बिल्कुल नई चीज़ है, उसको हम एंड में पढ़ते हैं। तो लेक्टिन पाथवे जो है ना बच्चों, ये क्लासिक पाथवे जैसा बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो भी स्टार्ट होने में, ठीक है। इसको हम लेक्टिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज़ इनिशिएटेड बाय मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, ठीक है। ये कहाँ से कैसे स्टार्ट होता है, MBL से, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन से। MBL क्या है बच्चों, ये रिकॉग्नाइज करता है मैनोज को, दीज रेसिड्यूज आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बाहर से बैक्टीरिया आया, पहले तो हमने देखा था ना, बाहर से बैक्टीरिया आया, वो एंटीजन था, उसको डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ ने कैप्चर कर लिया अपने ऊपर, बट बिठा लिया उन एंटीबॉडीज़ ने और आगे काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो एंटीबॉडीज़ नहीं है इन्वॉल्व, लेक्टिन पाथवे में एंटीबॉडीज़ नहीं है। इसमें जो है ना बाहर से बैक्टीरिया आएगा, उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होगी एक मैनोज शुगर, ठीक है, मैनोज शुगर। मैनिन भी लिखा हुआ है आपकी बुक में ना, इसको इसके प्लूरल फॉर्म के तौर पे। तो उस बैक्टीरिया की सरफेस पे होगा मैनोज शुगर। हमारी बॉडीज़ में है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, ठीक है। ये एक प्रोटीन है जो मैनोज को अपने साथ बाइंड करती है। ये मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन जाएगा, इस मैनोज को बैक्टीरिया की सरफेस पे रिकॉग्नाइज करेगा और उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि बैक्टीरिया की सरफेस पे मैनोज था और हमारी बॉडीज़ में था मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। ये जाके उसके साथ अटैच हो गया, इसने एक्टिवेट किया एक प्रोटीएज को। आपकी बुक में ना लेवेंसन में सिर्फ लिखा हुआ है कि इनकी बाइंडिंग के बाद ना प्रोटीएजेस एक्टिवेट होते हैं, उन्होंने बताया नहीं है कि कौन से प्रोटीएजेस। तो ये अगर आपने याद करने हुए तो कर लेना, वरना आप सिर्फ ये प्रोटीएजेस का वर्ड ही सिर्फ याद रख सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, बुक में नहीं है, ताकि आपकी मर्ज़ी है याद करनी है तो ठीक है, वरना स्किप भी कर सकते हो। तो मैनोज और मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन दोनों मिल गए, इन्होंने एक्टिवेट किया मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएजेस को, ठीक है। कौन से प्रोटीएजेस थे, बेसिकली सीरीन प्रोटीएजेस। इसमें आ जाता है सीरीन प्रोटीएज 1 एंड सीरीन प्रोटीएज 2, ये दोनों एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। मैनोज आया, बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, उसकी सरफेस में मैनोज था, हमारी बॉडीज़ में मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन था, यानी इसने जाके मैनोज पे बाइंड करना था, ये बाइंड हुआ तो सारा ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट, सारा कॉम्प्लेक्स बन गया। इसने आगे एक्टिवेट किया प्रोटीएजेस को, कौन से प्रोटीएजेस को, सीरीन प्रोटीएजेस 1 और 2 को, ठीक है। अब आ गया वही सारा काम है क्लासिक पाथवे वाला, ठीक है, जो C1 करा था। यहाँ पर तो C1 एक्टिवेट हो रहा था, लेकिन वहाँ पर प्रोटीएजेस बन रहे हैं, ठीक है। इनमें चेंजिंग है, ठीक है। यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स था, वहाँ पे मैनोज और मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन है, मैनोज और मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन है। और यहाँ पे C1 एक्टिवेट हो रहा था, वहाँ पर आगे एक्टिवेट हो रहा है प्रोटीएजेस, ठीक है। प्रोटीएजेस आ रहे हैं, आगे सारा कुछ बच्चों भैया C4 से C4A 4 ना, वो हमारी बॉडी में उसकी स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस भी होती रहती है, और वो C3A और C3B में कन्वर्ट होता रहता है। अब ये C3B जो है ना, ये ऑप्सोनिन है, ये हमें पता है। जो C3B है ना, ये जाकर डिपॉजिट होता है माइक्रोबियल सरफेस पे। अब बाहर से एक बैक्टीरिया आया, उसकी सरफेस पे जाकर ना ये जो जमा हो रहा था ना C3B, इसको स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस की वजह से जाके बैक्टीरिया की सरफेस पे लग गया, हमें पता है ये जाके बैक्टीरिया की सरफेस पे लगता है। अब ये जाके जैसे बैक्टीरिया की सरफेस पे लगा ना, वहीं से अल्टरनेटिव पाथवे स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, बाहर से कोई चीज़ नहीं ली, एंटीबॉडीज़ वगैरह, हमने सिर्फ ये किया कि बाहर से वो आया, माइक्रोब आया, और C3B हमारी बॉडी में पहले से जमा हो रहा था कुछ स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस की वजह से। जैसे बाहर से माइक्रोब आया, C3B जाके उसकी सरफेस पे लग गया और अल्टरनेटिव पाथवे स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब बच्चों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है बात है फैक्टर B, ठीक है। फैक्टर B जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो पाथवेज है ना, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नहीं है, और ये जो C है ना, सारे C5 C6 ये सारे कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स हैं। लेकिन ये जो है ना फैक्टर B, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, और ये कहाँ पे होता है, ब्लड प्लाज्मा में, एंड इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लिवर, ठीक है। तो ये क्या करता है, अभी फैक्टर B को मैंने नाम क्यों लिया, ये ऐसे करता है कि जैसे ये C3B जाके बैक्टीरिया की सरफेस पे लगा ना, ये C3B और बैक्टीरियल सरफेस का कॉम्प्लेक्स बन गया, तो फैक्टर B जाके इनके ऊपर लगता है, और फैक्टर B जाकर ना C3B, ये C3B हाँ फैक्टर B वहाँ पे जाता है और बैक्टीरिया की सरफेस पे लग जाता है। अब जब फैक्टर D देखता है ना कि ये फैक्टर B जाके इस बैक्टीरिया सरफेस और C3B पे लग गया, तो ये फैक्टर D ना इसको BA और BB में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ, पहले सिर्फ बैक्टीरिया आया था बाहर से, ये C3B जो है ना, ये भाग के जाके बैक्टीरिया की सरफेस पे लग गया, ठीक है। अब फैक्टर B ने ना इस ये वाला कॉम्प्लेक्स देखा C3B और बैक्टीरियल सरफेस वाला, तो फैक्टर B भी जाके इनके साथ अटैच हो गया, ठीक है। फैक्टर D ने क्या किया, जब फैक्टर B की अटैचमेंट के बाद, इसकी बैक्टीरिया और C3B की सरफेस पे अटैचमेंट के बाद, पहले नहीं, इसको तोड़ दिया BA और BB में, ठीक है। अब ये जो BB था ना, BB, इसने C3B के साथ मिलके बना दिया ये वाला कॉम्प्लेक्स C3BBB, ठीक है। अभी C3BBB को हम कहते हैं C3 कन्वर्टेज, ठीक है। तो बच्चों पीछे C3 कन्वर्टेज और था, इनका था 4B2B, ठीक है। और यहाँ इसका अल्टरनेटिव पाथ में C3 कन्वर्टेज कौन है, C3BBB। आपको समझ आया ये कहाँ से आया यहाँ तक,
बाहर से बैक्टीरिया आया, हमारी बॉडी में कुछ C3b स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस की वजह से बना था, ये जाके बैक्टीरियल सरफेस पे लग गया। पीछे तो कुछ नहीं हुआ, पीछे जो C3b ऑलरेडी प्रेजेंट था उसका तो कोई रोल नहीं था, लेकिन अल्टरनेटिव पाथवे में वो C3b जो निकम्मा पड़ा था वो यूज़ हो गया, उसने जाके एक पाथवे को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, सरफेस पे लगा C3b, इसने जाकर ना फैक्टर बी को भी अपने साथ मिलाया। फैक्टर बी जब यहाँ पर लगा ना तो डी से हजम नहीं हुआ, उसने जाके बी को तोड़ दिया बेचारे को 2 पार्ट्स में। लेकिन बी ने कह दिया कि मैं टूट भी गया हूँ ना, फिर भी मैं जो है ना वह इफेक्टिव रहूँगा, मैं निकम्मा नहीं रहूँगा अगर मैं टूट भी गया हूँ तो। इसने क्या किया, इस बी ने जाकर C3b के साथ मिलकर एक C3 कन्वर्टेज बना दिया। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पीछे ये इतनी मुश्किल से बना रहे थे वो इसने टूट के बना दिया। ठीक है, ये टूटा और इसने C3 कन्वर्टेज बना दिया। अब फैक्टर पी जो है ना वो उसको बी बहुत अच्छा लगता है, उसने जाकर ना कहा है कि पहले ही डी ने इसको तोड़ दिया, अब मैं जाकर इसको स्टेबलाइज करूँगा। ठीक है, बी ने मिलके इसके C3b के साथ मिलके C3 कन्वर्टेज बना लिया, और पी जो है ना ये अच्छा था, इसने आकर इसको स्टेबलाइज किया है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने 3 फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, फैक्टर बी, फैक्टर डी और फैक्टर पी। फैक्टर डी जो है ना उसको आप लोग विलन समझो, उसने क्या किया, बी को जाके बेचारे को तोड़ दिया बी ए और बी में, बी जो है ना उसने फिर भी जाके कन्वर्टेज बना लिया और पी ने इनको स्टेबलाइज कर दिया। ठीक है, अब हमारा C3 कन्वर्टेज बन गया, यही हमें चाहिए था। इस C3 कन्वर्टेज ने क्या किया, C3 को C3a और बी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो C3b है ना, पीछे भी हमने पढ़ा था कि जो C3b होता था वो आगे जाकर 3 कन्वर्टेज को 5 कन्वर्टेज में कन्वर्ट कर देता, तो यहाँ पर भी सेम ही होगा। C3b जो है ना वो इनके साथ जाके मिलेगा और C5 कन्वर्टेज बना देगा। तो यहाँ पे C5 कन्वर्टेज कौन सा होगा, C3b, बी और C3b जो यहाँ से आया है, ये इतनी बड़ी चीज़ मिलके C5 कन्वर्टेज बनाएगी। ठीक है, ये C5 कन्वर्टेज क्या करेगा, 5a और 5b में कन्वर्ट होगा, और ये 5b फिर आगे जाके वही वाला कॉमन पाथवे एक्टिवेट करेगा। 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे मिलके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स करेंगे और बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये अल्टरनेटिव पाथवे थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि हमारी बॉडी में स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस की वजह से कुछ 3a और 3b बन रहा था। 3b ने क्या किया, जैसे बैक्टीरिया को देखा ना उसके साथ जाकर ये लग गया और उसने अल्टरनेटिव पाथवे को स्टार्ट कर दिया। अब C3b और बैक्टीरियल सरफेस थे, इसके साथ आके लगा फैक्टर बी, लेकिन फैक्टर डी ने क्या किया, इस फैक्टर बी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। इसने जो अपना बी वाला हिस्सा था ना वो इसके साथ मिलाया C3b और बैक्टीरियल सरफेस के साथ, और इसने बना दिया C3 कन्वर्टेज। इस C3 कन्वर्टेज ने क्या किया, जाकर C3 को तोड़ा 3a और 3b में, 3b जाकर फिर इस C3 कन्वर्टेज के साथ लगा और C5 कन्वर्टेज बन गया। C5 कन्वर्टेज ने 5 को 5a 5b में कन्वर्ट किया और 5b ने आगे जाकर कॉमन पाथवे एक्टिवेट किया और बैक्टीरिया की तोड़ फोड़ कर दी। ठीक है, बस बच्चों ये हमारे पाथवेज थे, ये थोड़े से मुश्किल थे और बुक में भी ना उन्होंने इतने अच्छे बताए नहीं हुए। रुको मैं आपको ना थोड़ी सी बुक की भी पिक्चर दिखा देती हूँ। तो ये आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग सी पिक्चर उन्होंने बनाई हुई है लेविंसन में। ये केमिकल पाथवे, इलेक्ट्रिन पाथवे है और ये अल्टरनेटिव पाथवे है। यहाँ पर देखो आपको बताया हुआ है कि ये देखो यहाँ पर इन्होंने आपको बताया हुआ है कि IgM और IgGI ये एंटीजन के साथ बाइंड किए, और आपने याद रखने के कौन से IG आए हैं, IgM और IgG, कोई और IG नहीं लगाना, IgM और IgG ये एंटीजन के साथ बाइंड किए। तो इन्होंने क्या किया, एक्टिवेट किया गया C1 को, C1 ने बाइंड हुआ और इसने क्लीव किया C2 और C4 को। ठीक है, इसने C2 और C4 को क्लीव किया। यहाँ पर उन्होंने इनके क्लीवेज प्रोडक्ट्स भी दिखाए हुए हैं, 2A 2B 4A 4B। अब फिर उन्होंने आगे दिखाया हुआ है कि 2B और 4B ने मिलकर बना दिया C3 कन्वर्टेज। ठीक है, ये लेक्टिन पाथवे और क्लासिक पाथवे में इन्होंने ना इकट्ठा ही दिखाया हुआ है कि ये कन्वर्टेज बना है। ठीक है, अब इस कन्वर्टेज ने आगे जाके क्या किया, C3 को कन्वर्ट किया, C3 को ये देखो C3 कन्वर्टेज ने ये इन्होंने दिखाया हुआ कन्वर्ट किया C3 को C3a और B में, और B जो है ना वो इनके साथ मिला और ये इन्होंने एक बड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स दिखाया हुआ है 3B 4B 2B। ये हो गया C5 कन्वर्टेज, इसने C5a बनाया और C5b बनाया। C5b जो है ना ये B आपको दिखाया हुआ है, ये B जो है ना इसने जाके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाया, ये आपको दिखा हुआ है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये किसने बनाया है, 5B ने, ये वाला 5B। और जो 5A था ना वो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग ओप्सोनिन है और एनाफाइल लैक्सेशन में काम करता है, तो वो बता रहे हैं कि वो न्यूट्रोफिल्स को बुलाता है, मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करता है, उसका ये काम है। ठीक है, तो लेक्टिन पाथवे में भी उन्होंने आपको इसके साथ मिला कर दिखाया हुआ है। अल्टरनेटिव पाथवे उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये किस तरह एक्टिवेट होता है। अटैच डायरेक्टली टू सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। C3 डायरेक्टली उनकी सरफेस पे जाकर लग गया, स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस से बना था ये। फिर उन्होंने आगे बताया कि इसमें C3 कन्वर्टेज कौन सा है, C3b और BB। ये C3 कन्वर्टेज है, इसने भी वही किया, 3A और 3B बनाया गया, 3B यहाँ से गया है
उसने जाके बी सेल्स यहाँ पर, हाँ उसने जाके ये C5 कन्वर्टेज बना दिया। ये इन्होंने लेक्टिन पाथवे वो अल्टरनेटिव पाथवे का C5 कन्वर्टेज दिखाया है, ये अल्टरनेटिव पाथवे का C3 कन्वर्टेज दिखाया है, और ये जो है ना ये C3 कन्वर्टेज है दोनों क्लासिक और लेक्टिन पाथवेज के, ठीक है। इसने क्या किया कि जाकर C5A और 5B बनाए, 5A ने वही जाके काम किया और 5B ने मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है बच्चों। ये 3A का भी इन्होंने दिखाया हुआ कि ये भी एक्टिवेट करता है बी सेल्स को, और ये वो बस इतना काम था 3B का, ठीक है। ये बुक से थोड़ी कंफ्यूजिंग से डायग्राम। अब आपके एलो में ना उन्होंने पूछे हुए थे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे पूछे थे, और इनके रोल पूछे हुए थे इन्फेक्शन में, ऑटो इम्यूनिटी में, ठीक है। तो बच्चों इन्फेक्शन में इनका क्या रोल है कि हमें पता है ऑप्सोनाइजेशन करते हैं, ये C3B जो है ना ये ऑप्सोनाइजेशन करता है बैक्टीरिया की, मतलब C3B पे जाके बैक्टीरिया पे जाके लग जाता है C3B और फेगोसाइट्स, फिर उसको आसानी से खा लेते हैं, इस प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। फिर कीमोटैक्सिस में हमने देखा था C5A जो है ना ये एक स्ट्रॉन्ग कीमोटैक्टिक फैक्टर है। इन्फ्लेमेशन कौन कौन करता था, C3A और 5A दोनों करते थे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना C3A भी इन्फ्लेमेशन कराता है, एनाफाइलेक्सेशन कराता है, और C5A भी एनाफाइलेक्सेशन कराता है, ठीक है। तो हमने इन्फ्लेमेशन में कौन कौन से लिखने हैं, दोनों C3A और 5A। MCQ जाएगा ना इन्फ्लेमेशन में जो है वो इस पाथवे में इन्फ्लेमेशन में किसका रोल है, तो 3A 5A दोनों का रोल है। ऑप्सोनाइजेशन में सिर्फ C3B का रोल है। कीमोटैक्सिस में किसका रोल है, कीमोटैक्सिस में कीमोटैक्टिक फैक्टर कौन है, C5A है। और बैक्टीरियल किलिंग जो है ना वो किस तरह होती है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स से होती है। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है C5B से 9 तक वाले सारे कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। अब इनके ऑटो इम्यूनिटी में रोल उन्होंने पूछा हुआ है, तो कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट कैन डैमेज द बॉडीज ओन टिश्यूज व्हेन इट इज एक्टिवेटेड अगेंस्ट सेल एंटीजन, ठीक है। इसका काम तो बच्चों एंड में जाके बैक्टीरिया की सेल की लाइसिस करवाना ना, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अगर बॉडी के अपने सेल्स के ऊपर मेनोज आना स्टार्ट हो जाए या कोई और डिफेक्ट है जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अगेंस्ट एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी आते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज। फिर वो कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ये भी है इसका रोल इम्यूनिटी में। और तीसरा रोल है कि कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन में, ठीक है। डेफिशिएंसीज इसमें आना है कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज। कॉम्प्लीमेंट की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो गया तो क्या हुआ है, तो बच्चों अगर C1 C2 और C4 कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है ना बॉडी में, तो रिस्क बढ़ जाता है ऑटो इम्यून डिजीज़ का, ठीक है। स्पेशली सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, ये आप लोग ब्लॉक 9 में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो आपने याद रखना है SLE में कौन से फैक्टर्स कम होते हैं, C1 2 और 4। और बच्चों अगर C3 की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना तो स्वेयर रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे, क्योंकि C3 ने न्यूट्रोफिल्स को बुलाना है, न्यूट्रोफिल्स से वहाँ जाके फेगोसाइटोसिस करानी है, और न्यूट्रोफिल्स हमें पता है जब बॉडी में कम होते हैं तो हमारी बॉडी में स्वेयर रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं। और 5 to 9 की अगर डेफिशिएंसी होगी तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, हमारी बॉडी से बैक्टीरिया नहीं मरेंगे। और ये ना नाइजीरिया का इन्फेक्शन, नाइजीरिया क्या है, एक ग्राम नेगेटिव कोकाई है, ठीक है। ये आप लोग पढ़ोगे ब्लॉक 8 में माइक्रो में। ये ग्राम नेगेटिव कोकाई ये रिकरेंट इन्फेक्शन कराता है बॉडी में, UTI वगैरह कराता है, ठीक है। और अगर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन नहीं फटेगी, बैक्टीरिया मरेगा ही नहीं, तो रिकरेंट इन्फेक्शन होते जाएंगे नाइजीरिया के, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये MCQs भी आता है माइक्रो में कि नाइजीरिया इन्फेक्शन में कॉम्प्लीमेंट कौन सा कॉम्प्लीमेंट फैक्टर हमारे पास नहीं होते, C5 to C9 डेफिशिएंसी। ये शायद आपने माइक्रो में पढ़ भी लिया हो, अभी ब्लॉक 8 ही चल रहा है ना, हाँ आपने पढ़ा होगा माइक्रो में कि इसमें कौन से कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है, 5 to 9 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपको एक थोड़ा सा इनका एक टेबल दिखा देती हूँ सबका। तो बच्चों जो है ना क्लासिक लेक्टिन और अल्टरनेटिव पाथवे हमने पढ़ने, इनके फीचर्स पढ़ने हैं। पार्ट ऑफ इम्यूनिटी, किस इम्यूनिटी का पार्ट है, क्लासिक पाथवे में एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व थी ना, तो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। लेक्टिन और अल्टरनेटिव जो है ये दोनों इनेट इम्यूनिटी के पार्ट है। इसको कौन ट्रिगर करता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स करता है। लेक्टिन को कौन करता था, मेनोज हमने पढ़ा था ना, मेनोज में माइक्रोबियल सरफेस पर होता है, उसको ऊपर जाके MBL लगता है। और अल्टरनेटिव पाथवे जो है ना ये डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाता है डायरेक्ट एक्टिवेटेड बाय माइक्रोबियल सरफेस C3B डेपोजिशन, ठीक है। हमने देखा था बॉडी में हाइड्रोलिसिस की वजह से C3B बन रहा था, और C3B जाके बैक्टीरियल सरफेस माइक्रोबियल सरफेस पे लग गया, तो ये पूरा पाथवे एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब इसमें वो पूछ रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ चाहिए इनको, तो हाँ क्लासिक में चाहिए, बाकी दोनों में नहीं चाहिए। फर्स्ट प्रोटीन कौन सा एक्टिवेट होता था क्लासिक में, मैंने आपको पढ़ाया है। फर्स्ट प्रोटीन एक्टिवेट होता है बच्चों क्लासिक में C1, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इसमें सॉरी अच्छा, क्लासिक में फर्स्ट प्रोटीन एक्टिवेटेड C1 है, लेक्टिन में MBL, और मेम्ब्रेन अटैक वो मैंने आपको बताया था ना कि सीरीन प्रोटीएजेस बनते पहले इसमें सीरीन प्रोटीएज ने लगाना है, और इंपॉर्टेंट है, बस ये टेबल आपने सही तरह याद करना है, ठीक है। ये MCQs आएगा तो यहीं से आएगा। फर्स्ट प्रोटीन इसमें एक्टिवेट होने वाला C1 है, इसमें वो सीरीन प्रोटीएजेस थे, और इसके अंदर क्या था, पहले एक्टिवेट हो रहा फैक्टर बी पहले जाके इसका लग रहा था
और फैक्टर डी, ठीक है, ये दोनों एक्टिवेट होते हैं। फैक्टर बी को फिर डी तोड़ रहा था, ठीक है। फिर C3 कन्वर्टेज हम देख लेते हैं, इनमें कौन था 4B2B, इसमें भी 4B2B और इसमें क्या था 3BBB, ये वाले थे इसके अंदर C3 कन्वर्टेज। और C5 कन्वर्टेज कौन थे, क्लासिक और लेक्टिन में 2, 3, 4BBB, और इसमें C3BBB और C3 के टूटने से 3A और 3B बनने वाला भी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये दोनों चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। C3 कन्वर्टेज कौन सा है इसमें, C5 कन्वर्टेज कौन सा है इसमें, और सबसे पहले एक्टिवेट होने वाली चीज़ कौन सी है, और ये दोनों इनएट इम्यूनिटी का पार्ट है। एंटीबॉडी सिर्फ इसमें चाहिए, ठीक है। तो बच्चों बस ये हो गया आपके पाथवे।